शिक्षण कोड 201 में नाटक शिक्षण में उसकी जो नाटक शिक्षण के सोपान है उसके विषय में अध्ययन करेंगे। और कल हमने प्रस्तावना में जो बताया जाता है और किसी नाटक शिक्षण की जो प्रस्तावना होती है किस प्रकार की होती है और कैसे होती है इस पर चर्चा की थी। आज है उसके उद्देश्य, कथन और प्रस्तुति। प्रस्तुति। नाटक शिक्षण कैसे प्रारंभ किया जाए, इस संबंध में अनेक मत हैं और कुछ विद्वान आदर्श पठन का शीर्षक और पृष्ठ संख्या भी बता देनी चाहिए ऐसा सोचते हैं, जिससे बच्चे सरलता से पाठ को निकाल लें और पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है। प्रस्तुति। नाटक शिक्षण कैसे प्रारंभ किया जाए, इसके भी अनेक मत होते हैं और कुछ विद्वान आदर्श पठन से आरंभ करने के पक्ष में हैं और कुछ मौन पठन को प्रारंभ करने से पक्ष में रहते हैं। और हिंदी शिक्षण संबंधी संगोष्ठियों के निर्णय मौन पठन के पक्ष में है। इसीलिए परंतु इस संदर्भ में हमारा यह निवेदन है कि नाटक दृश्य काव्य है, इसका आनंद तो देखने सुनने में ही होता है। यदि वीरता के संवाद में आंखें नहीं चढ़ी और भुजाएं नहीं फड़फड़ाई तो वीर रस की अनुभूति हम कैसे कर सकते हैं। हमारी दृष्टि से नाटक शिक्षण में मौन पठन किसी भी स्तर पर नहीं होना चाहिए। इस संबंध में हमारा एक अलग मत है। हम नाटक का पाठ परिचारात्मक पठन से प्रारंभ करना उचित समझते हैं। और नंबर 2 है इसमें परिचयात्मक पठन। परिचयात्मक पठन। ठीक है। परिचयात्मक पठन जो होता है उसमें उद्देश्य कथन के पश्चात शिक्षक को पढ़ाए जाने वाले नाटक का परिचय पठन प्रस्तुत करना चाहिए। और परिचयात्मक पठन से तात्पर्य उस पठन से है जिसे शिक्षक ठीक आदर्श पठन की भांति करता है, लेकिन छात्र इस समय अपनी अपनी पुस्तकों में देखते रहते हैं और शिक्षक दृश्य आदि के विषय में जो संकेत होते हैं उनका भी पठन करता है, जिससे यह स्थिति स्पष्ट होती है, ज्ञान की इसका स्पष्ट हो सके और पठन के प्रारंभ में वह पात्रों के नाम का भी उच्चारण करता है। लेकिन जैसे ही संवाद प्रारंभ हो जाते हैं वह पात्रों का नाम उच्चारित नहीं करता, केवल संवाद पढ़ता है। लेकिन जैसे ही संवाद हो जाते हैं प्रश्न उठता है कि आखिर इस प्रकार के पठन का प्रयोजन क्या है। हम जानते हैं कि नाटक में विभिन्न प्रकार के पात्र होते हैं, बच्चों को उनसे प्रकार के पठन का भी प्रयोजन होता है और जो बच्चे हैं उनसे परिचित कराना भी उन्हें परम आवश्यक होता है। और इसी परिचय इसी प्रकार के पठन से कराया जा सकता है। और नाटक का पठन करते समय पात्रों के नामों का उच्चारण नहीं किया जाता, क्योंकि ऐसा करने से संवादों की स्वाभाविकता, उनका लोच और अपनापन मर जाता है। फिर है नंबर 2 केंद्रीय भाव ग्रहण परीक्षण।
केंद्रीय भाव ग्रहण परीक्षण। परिचयात्मक पठन के प्रभाव को जानने के लिए कुछ ऐसा प्रश्न पूछने चाहिए जिनसे नाटक के मुख्य पात्र और केंद्रीय घटना का भी ज्ञान हो सके। इसके बाद व्याख्या करनी चाहिए। फिर है शब्द व्याख्या। कुछ विद्वान कविता शिक्षण की भांति नाटक शिक्षण में भी शब्द व्याख्या को कोई स्थान नहीं देते। उनके अनुसार इससे रस भंग हो जाता है और यदि शब्द व्याख्या की आवश्यकता न हो तो ठीक है, हमें भी नहीं करनी चाहिए। और इसके लिए नाटकों का चयन करते समय हमें भाषा की सरलता और स्पष्टता का भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन यदि कोई कठिन शब्द आ ही जाए तो उसकी व्याख्या अवश्य करनी चाहिए और बिल्कुल निबंधात्मक पाठों की भांति करनी चाहिए। बिना शब्द व्याख्या हुए बच्चों को आदर्श पठन और अनुकरण पठन के कोई अगर है तो उसमें आनंद नहीं आता है और शब्द व्याख्या तो करनी ही चाहिए। परंतु नाटक शिक्षण में व्याकरण के नियमों की चर्चा भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। इससे वाकई में ही रस का भंग होता है। फिर है आदर्श पठन। अब शिक्षक को छात्रों की पुस्तकें बंद करा देनी चाहिए और उनके सम्मुख आदर्श पृष्ठ पठन जो होता है वह भी प्रस्तुत करना चाहिए। शिक्षक को केवल भाव मुद्राओं द्वारा भाव प्रदर्शन करना चाहिए। अंग संचालन हो तो बहुत सूक्ष्म रूप से और अधिक हाथ पैर चलाना या गर्दन आदि का मटकाना ठीक नहीं होता है। इससे कक्षा की व्यवस्था भंग होती है। इस प्रकार से कुछ क्रियाकलाप किए जाए तो बालक उसके द्वारा की गई भाव मुद्राओं को भी स्पष्ट प्राप्त कर सके। फिर है अनुकरण पठन। मातृभाषा की शिक्षण विधियों पर प्रकाश डालने वाले अधिकतर विद्वान इस समय कक्षा अभिनय प्रणाली द्वारा अनुकरण पठन करने के पक्ष में हैं और शिक्षक को कक्षा में उपयुक्त छात्रों को यथापात्र की जो भूमिका है उसमें खड़ा करना चाहिए और फिर पठन करवाना चाहिए। यह पठन सह अभिनय होना चाहिए। इससे कक्षा में जीवंत रहता है। अगर सह अभिनय द्वारा किसी भी पठन को किया जाए तो बालकों की रुचि उसमें स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है और प्रत्येक बालक इस कार्य में सरलता से रुचि लेते हुए संपूर्ण करता है प्रत्येक पठन को। फिर है नंबर 6 कथनांक एवं अन्य तत्वों की व्याख्या।
कथनांक एवं व्याख्या का क्षेत्र कक्षा के स्तरानुकूल होना चाहिए। छोटी कक्षाओं में केवल कथनांक संबंधी प्रश्न पूछना पर्याप्त होता है और किसी पात्र की अच्छाई पूछ लेना भी उचित समझा जाता है। और कक्षा 6 से 8 तक कथानक के साथ साथ चरित्र की व्याख्या भी करनी चाहिए। कथा शैली की अच्छाई तथा बुराई पर 1-2 सरल प्रश्न किए जा सकते हैं और कक्षा 9 और उससे ऊपर के जो छात्र हैं उनको नाटक के जो तत्व होते हैं उनका भी ज्ञान होना चाहिए। अतः वह भी स्तर के अनुकूल सभी तत्वों की व्याख्या करनी चाहिए। फिर है द्वितीय आदर्श पठन। शिक्षक द्वारा संश्लेषण हेतु द्वितीय आदर्श पठन प्रस्तुत करना चाहिए। फिर है संक्षिप्त वृत्ति। इस सोपान पर बच्चों से नाटक की कथा वस्तु, कथोपकथन और छात्र जो है उसमें जो पात्र दिए गए हैं उनके चरित्र आदि पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। गुण दोष विवेचन वे कर चुके होते हैं और अब गुण और दोष भी बता सकते हैं। नाटक का छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ा है यह भी जानना चाहिए और यथावत स्थितियों में क्या करना चाहिए ऐसा प्रश्न भी पूछना आवश्यक होता है। इस प्रकार के क्रियाकलाप कक्षा में शिक्षक द्वारा भी किए जा सकते हैं। फिर है गृह कार्य। अंत में कथा वस्तु, कथोपकथन और पात्र परिचय, चरित्र चित्रण आदि पर कोई प्रश्न पूछा जा सकता है जिससे बच्चे घर से कुछ उसके ऊपर लिख कर लेके आए और उन्हें गृह कार्य दिया जाए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।